अगर आप रूढ़िवादी सोच के हैं तो वीडियो देखते हुए काफी गुस्सा आ सकता है। आपके होने वाले गुस्से और नफरत के लिए सॉरी तो बिल्कुल नहीं बोलेंगे। चाचा समय रहते सोच बदल लो, ठीक है? पता है, एक बात ना मुझे समझ ही नहीं आ रही कि जो लोग शादी वाले दिन 10,000 के भी बाकी दहेज के लिए या अंगूठी वंगूठी के लिए रूठ जाते हैं, बारात में हंगामा करते हैं, अरे दूल्हा शादी के मंडप में जाने से मना कर देता है, वही लोग कुछ घंटे बाद 7 जन्म तक साथ निभाने के, साथ जीने मरने की कस्में खा रहे होते हैं। भाई इतना प्यार आता कहाँ से है यार। प्रणाम, स्वागत है आपका सच बिहार के हमारा सीरीज वाहरे समाज में। पता है, साल 1961 से ही भारत में दहेज लेना और देना दोनों अपराध हैं। लेना और देना दोनों। इसके तहत अगर आप लेते या देते हैं तो 5 साल तक की सजा, 15,000 तक का जुर्माना, या फिर जितनी दहेज की रकम मांगी या दिया गया है उतना जुर्माना। लेकिन क्या दहेज को लेकर कुछ हुआ? दहेज लेना बंद हुआ समाज से? नहीं। क्या बंद हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। क्योंकि कहा जाता है कि शिक्षा जब समाज में आता है तो कई तरह के गलत रीति रिवाजों को बंद करता है और लोग इसको लेकर अवेयर होते हैं। लेकिन दहेज का बढ़ावा देने वाले सबसे ज़्यादा ये तथाकथित डिग्रीधारी और नौकरीधारी ही है। सोचिए ना कि आजकल आपके आसपास क्या होता है। लड़का का बाप लड़का में पैसा इन्वेस्टमेंट इसीलिए कर रहा होता है कि बाद में दहेज के रूप में रिटर्न आ जाएगा, और लड़की के बाप के लिए, लड़की के खानदान के लिए तो ये एक तरह का इंश्योरेंस पॉलिसी है कि 25 लाख, 15 लाख, 20 लाख जमा करो, बाद में एक सरकारी नौकरी वाला लौंडा मिल ही जाएगा। तो ये है दहेज का हमारा यहाँ समाज में कंडीशन। तो बदलाव होने वाला है नहीं। तो भारतीय दंड संहिता का 498 उसका इस्तेमाल सबसे ज़्यादा होता किस लिए है? फंसाने के लिए। 498 में होता क्या है? इसके तहत जितने भी, मतलब लड़का पक्ष वाले के जितने भी लोग दहेज मांगने या उसके समर्थन करने में साथ होते हैं, उन सब पर एफआईआर दर्ज होता है। इसके तहत वो 3 साल के लिए अंदर जा सकते हैं। और फंसेगा कौन कौन? ये डिपेंड करता है फंसाने वाले पे, कि आप पे एफआईआर किस किस के लोगों पे करता है। मतलब आपके दादा, मामा, चाचा, नाना, मौसी, पड़ोस के आंटी सब इसमें अंदर जा सकते हैं। 498A का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा गैर कानूनी तरीके से फंसाने के लिए किया जाता रहा है। ये मैं नहीं कह रहा, कई बार कोर्ट्स का जजमेंट ये बताते हैं। दिल्ली हाई कोर्ट का एक फेमस टिप्पणी है इस बारे में कि इट्स अ वेपन ऑफ लीगल टेररिज्म। हिंदी में करके बताएं, ये आधिकारिक आतंकवाद के लिए हथियार है, लड़के पक्ष पे किए जाने वाले। सोचिए, शुरुआत में तो इस कानून में नॉन अवेलेबल ऑफेंस था कि मतलब आप पे एफआईआर हुआ नहीं कि आप अंदर। अभी कई तरह के जांच होते हैं शुरुआत में, पर फिर भी अभी भी ये इसी हथियार के रूप में इस्तेमाल होता रहा। मैं अगर ये बोल रहा हूँ कि इसका इस्तेमाल होता रहा है तो इसका कहने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि महिलाओं पे दहेज को लेकर जो उत्पीड़न समाज में होते हैं वो गलत हैं। होते हैं, कई सारे केसेस हैं, लेकिन कई सारे केसेस ऐसे भी हैं जो फेक हैं। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये समझना है कि दहेज लेना और देना दोनों जुर्म है। मतलब अगर आप इसके विक्टिम हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप इसके दोषी नहीं हैं। दोषी दोनों ही पक्ष के लोग उतना ही हैं, बस इसमें ज़्यादा भुक्तभोगी जो होता है अंत में पीड़िता बन जाता है। क्या आपने सोचा है, क्या आपको पता है, आपके आसपास में ऐसा एक भी एग्जाम्पल आपने देखा है कि लड़की पक्ष वाले ने दहेज मांगे जाने को लेकर एफआईआर दर्ज किया हो कि हम फलाने जगह पे जी शादी तय कर रहे हैं, उसने इतनी दहेज की रकम मांग की है, इसके लेकर एफआईआर कभी सुना है आपने? और खैर ये तो एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते हो कि लड़का पक्ष ने इसलिए एफआईआर कर दिया हो कि फलाना आदमी हमको दहेज दे रहा है। तो ये तो होता नहीं है। तो दहेज का एफआईआर होता कब है? होता बस तब है जब शादी के बाद कुछ भी प्रॉब्लम हो, किसी भी तरह का लेकर अनबन हो, उसके बाद ये आरोप लगाए जाते हैं। तो शादी के पहले क्यों नहीं लगाए जाते? क्या शादी के समय ये दहेज नहीं लगता किसी को? किसी को कुछ नहीं लगता। तो यह पाखंडता हमारे आसपास हर तरफ है। तो दहेज जो कानून हम कहते हैं ना, दहेज, बिहार अभी भी हमारे नीतीश कुमार जी दहेज रोकने को लेकर समाज में कई तरह के चीज़ें की शुरुआत की है। वो सही हो सकता है, गलत हो सकता है, वो पॉलिसी कितना कारगर है वो एक अलग बात है, लेकिन इसका सामाजिक पहलू और सच्चाई यही है कि ये खत्म नहीं होगा। क्योंकि जब तक लड़का का बाप लड़के को नौकरी इसीलिए करवाता रहेगा कि दहेज के रूप में रिटर्न आ जाएगा, और लड़की का बाप ढिबरी बार के दहेज इसलिए दे रहा होगा क्योंकि नौकरी वाला बंदा मिल जाए हमको, तो ये तो होना ही है ना। और सेम टाइम पे एक लड़के की मजबूरी क्या है मैं वो बताता हूँ आपको। कि सपोज दैट कि आपने सरकारी नौकरी घर से पैसा लेकर की है और सामने से ऑफर आ रहा है कि आपको इतना मिलेगा पैसा, एकदम मतलब दहेज सरकारी नौकरी वालों के लिए तो ऑफर चलता रहता है, एकदम बोली लगा रहता है कि इतना इतना इतना। बिहार में तो बाकायदा मतलब रेट चार्ट तय है
कि आप ग्रुप डी कर रहे हैं तो आपको इतना मिल जाएगा, आप रेलवे ड्राइवर में है तो इतना मिल जाएगा। खैर रेट चार्ट आप पता कर लेना, अभी बदल गया हो, शायद बढ़ गया हो, क्योंकि महंगाई भी तो बढ़ी है। प्राइवेट नौकरी या फिर नई नौकरी जो बेरोजगार है उसका हाल क्या है? चाहे आप पीएचडी कर लें, ये सच्चाई है, चाहे आप पीएचडी कर लें या एमए कर लें, आप कितने भी जानकार हो, क्या आपकी औकात घर में ये है कि आप कह सको कि हम दहेज नहीं लेंगे, पापा हम दहेज ना नहीं ले रहे, ये कह सकते हो क्या? जब आप घर से ही सारा खर्च लेते हो, ये कहने की औकात है? तो ये एक सच्चाई है दहेज की जो रुक नहीं सकती। बाकी आपकी राय क्या है जरूर कमेंट करके बताइएगा। दहेज के इस कानून को लेकर और दहेज का जो सामाजिक पहलू है उसको लेकर आप क्या सोचते हैं? बाकी सच बिहार पे ये वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट करके जरूर बताना। और ऐसे कई सारे कानून जो समाज में बिल्कुल भी असर नहीं करते, उनके कोई फर्क नहीं पड़ता, कमेंट करके जरूर बताइए। बाहर समाज में अगला वीडियो उसी पे बनेगा। अगर सच बिहार को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए भैया, देरी किस बात की। बहुत सारे ग्राउंड रिपोर्ट जो बिहार से जुड़े हैं वो यहाँ पे मिलेगा, अब बिल्कुल सच देखते रहे सच बिहार। नमस्कार।